गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हैं? लड़का सब क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? कहाँ 40 वो बच्चा है। हाँ, कुछ बच्चे का इंक्वायरी आया था। ये एक वेबसाइट है परमार्थम फाउंडेशन, एक्चुअली ये एनजीओ है, समझ रहे हो? एनजीओ की तरफ से ये चलता है। और उस पर अगर आप चाहते हो कि हम लाइव क्लास ज्वाइन करें या इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए उसी पे देखोगे एक एप्लीकेशन फॉर्म है। नॉमिनल चार्ज तुम्हारा 150 रुपीज़ पर मंथ लगता है। वो जमा करके आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आप उस पर इसका नोट्स भी आप ले सकते हो। वैसे हम लोग फ्री में तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में अगर जाओगे, अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम अब शुरू करें। ये आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का तुम्हारा ये तीसरा पार्ट हम बता रहे हैं। और तीसरा पार्ट में हमने बताया था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमने 2 एक्सपेरिमेंट बता चुका हूँ। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा हर्शी और चीज एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर दिया, कोई डाउट नहीं रहा, एकदम क्लियर कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वैसे तुम्हारा वो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में भी वो तीनों साइंटिस्ट के लिए, लेकिन उस समय साइंटिस्ट सब मैंने कन्विंस नहीं हो पाया था। वहां भी वो प्रूव कर दिया था कि एक्चुअली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये हर्शी और चीज इसको और क्लियर करके समझाया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हर सबने एक्सेप्टेड किया। क्लियर है? शुरू करें? इजाजत है? इसमें ज्यादा नहीं अथी करना है तुम्हारा। देख लो क्या कहता है कि द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक, माने एकदम क्लियर हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये डिस्कवर्ड कौन किया तुम्हारा? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज। तो ये इसमें एक लेडीज है तुम्हारा, वो 3 साइंटिस्ट मिलकर वहां भी कह दिया था डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रूफ कर दिया था वो। क्योंकि जब वो डीएनए एज डाल देता था उस केमिकल में तो डीएनए तुम्हारा डाइजेस्ट हो जाता था। जब वो आर स्ट्रेन में डालता था तो क्या होता था? एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट होता था। लेकिन अगर डीएनए एज नहीं डालता था तब आर कल्चर में उस मिक्सर को डाला जाता था तो क्या होता था? तुम्हारा वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, वो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाता था एस स्ट्रेन में। तो क्लियर तो वहीं कर दिया था, लेकिन उस समय नहीं साइंटिस्ट कन्विंस हुआ। अब आ जाओ तुम्हारा ये हर्शी और चीज पे। अब देखो ये हर्शी चीज क्या किया तुम्हारा, एक वायरस इसने चूज किया तुम्हारा। तो एक्चुअली क्या होता है कि वायरस में तुम्हारा क्योंकि जिस समय ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय तक लोगों को क्लियर कट कंसेप्ट नहीं था कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। लेकिन वायरस के केस में क्या होता है? 2 चीज होता है, या तो आरएनए और प्रोटीन होगा या तो डीएनए और प्रोटीन होगा। तो ये जिस वायरस को इसने सेलेक्ट किया था उसमें जेनेटिक मटेरियल माने जो था वो डीएनए था तुम्हारा। ठीक है, उसमें 2 ही सब्सटेंस था, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जनरली जो वायरस होता है तुम्हारा, देखो इसका शेप कैसा था। ये देखो ये वायरस का हेक्सागोनल टाइप का शेप है तुम्हारा। इसको क्या बोलते हो? कैप्सिड। और ये कैप्सिड किसका बना होता है? तुम्हारा प्रोटीन का। ठीक है, और इसी कैप्सिड में क्या होता है? ये डीएनए।
दूसरा देखो क्या होता है इसमें, ये क्या होता है, टेल होता है तुम्हारा, ठीक है। अब ये वायरस जो है तुम्हारा जनरली इन्फेक्ट करता है तुम्हारा ये बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को तुम्हारा। और आपको पता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया कितना सिंपल होता है, आपके बायोटेक्नोलॉजी में इतना यूज होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो बायो इको फ्रेंडली है तुम्हारा। आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो भी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो उसमें ई कोलाई का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो जब ये पर्टिकुलर वायरस तुम्हारा उस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो इसलिए इसका नाम पड़ा बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब ही होता है टू ईट, और इसको T2 भी कहा जाता है। देख लो क्या बोलोगे, T2 बैक्टीरियोफाज बोलो या फेज बोलो, जो बोलो। ये फेज का मतलब ही होता है टू ईट, माने दोज वायरस विच ईट द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब ये आपको मालूम है जब ये वायरस तुम्हारा आउटसाइड लिविंग बॉडी होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, और ये लिविंग बॉडी में इसीलिए जाता है कि टू रिप्लिकेट, अपना वंश बढ़ाने के लिए। तो जनरली जब ये बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है, सपोज करो ये वायरस यहां पर अटैक किया तुम्हारा, अब इसका भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, क्या करता है ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल देता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जब डालता है तो सारा मिशनरी इस बैक्टीरिया का यूज करता है, क्योंकि अब उस रिप्लिकेट करेगा उस जेनेटिक मटेरियल से, वो डीएनए अगर बनाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, उस डीएनए के लिए उसको चाहिए ना पॉलीमरेज एंजाइम, तो उस सारा मिशनरी जो है इसी बैक्टीरियल सेल का यूज करके ये क्या करता है तुम्हारा अपना कॉपी बनाता है। अब इस तरीके से देख लो, ये डीएनए का कॉपी बना लिया। अब फिर यही डीएनए तुम्हारा क्या होता है, एक वायरस का रूप लेके, ये देखो ये वायरस बन गया और ये फिर निकल जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब ये हार्सी और चीज क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया तुम्हारा, दो मीडियम में कल्चर किया, ठीक है। एक मीडियम में क्या किया उसने, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। तो मान लो सपोज करो ये दो मीडियम लिया, देख लो ध्यान से देखो, इसमें क्या डाल दिया, देखो रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, ये वायरस है तुम्हारा, और इसमें क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, देख लो फॉस्फोरस डाल दिया, और इसमें भी क्या किया तुम्हारा, ये बैक्टीरिया डाल दिया। अब यहां पर देखो क्या होगा, जब ये रेडियो एक्टिव जो सल्फर है तुम्हारा, तो आपको मालूम है कि ये वायरस जो है तुम्हारा दो ही केमिकल है, ये प्रोटीन और डीएनए। तो सल्फर जो होता है तुम्हारा वो कंस्टिट्यूएंट किसका होता है, प्रोटीन का होता है, वो डीएनए का नहीं होता है। तो ये रेडियो एक्टिव सल्फर किसके साथ मिक्स हो जाएगा तुम्हारा, प्रोटीन। और अब पढ़े वो प्रोटीन क्या होता है, वो कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन होता है तुम्हारा। उसी तरीके से ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है तुम्हारा, तो फॉस्फोरस इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। वो किसका कंस्टिट्यूएंट है तुम्हारा, कंपोनेंट किसका है, वो डीएनए का। पढ़े हो डीएनए में फॉस्फेरिक एसिड होता है, तो ये रेडियो एक्टिव किसके साथ मिक्स हो जाएगा तुम्हारा, उस डीएनए के साथ। और यहां पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस या सल्फर लेने का पर्पस ही यह था कि रेडियो एक्टिव क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, थोड़ा चमकीला, ताकि इजीली आप डिटेक्ट कर सको, ठीक है। अब इस दोनों वायरस को क्या किया, दो ई कोलाई पर अटैक, इन्फेक्शन कराया। अब देख लो, जब आप अब यहां पर देखो क्या किया, दो लिया तुम्हारा बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव सल्फर 35 दिया हुआ है, और दूसरा क्या लिया रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस लेवल एज डीएनए। अब इन्फेक्ट किया दो ई कोलाई पर, ध्यान से देखना। अब जैसे इन्फेक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई में लावेगा। ये यहां पर पहले से ही है,
ई भी लावेगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, इन्फेक्शन कराने के बाद इसको ब्लेंडेड कराया। ब्लेंडेड का मतलब एजिटेट करना होता है, क्योंकि बाहर का जो प्रोटीन कोट है या टेल है उसको अलग कर दिया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, जो डीएनए होगा वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा, और जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, जो माने उस बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो ऊपर चला जाएगा। वो तो हालांकि यूज हो जाता है तुम्हारा, तो उसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तब देख लो, जब ये सल्फर लेवल्ड वाला को अथी किया तो यहां पर क्या देखता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन में, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल, ठीक है। लेकिन जब फास्फोरस वाला का किया तो देखता क्या है तुम्हारा कि उसमें रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड हो रहा है तुम्हारा। तो यहीं पर ये प्रूफ किया कि क्योंकि ये डीएनए यहां आया है तुम्हारा, और डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, तो इससे ये प्रूफ हुआ तुम्हारा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज, क्योंकि प्रोटीन आया नहीं तुम्हारा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब वायरस अटैक करता है तो अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही डालता है तुम्हारा, ठीक है, और ये प्रोटीन बाहर ही रह जाता है कोट, ये भीतर बैक्टीरियल सेल में नहीं आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो प्रोटीन बाहर ही रह गया, तो उसी को सुपररेटेड कहते हो, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि तुम्हारा डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इतना आपको ये हर्षी और चीज में पढ़ना था। समझ में आया मेरी बात, क्या हम बोले हैं? क्लियर है? तो इतना हर्षी और चीज के बारे में पढ़ना था, आज इतना ही बताएंगे।